नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के शाबाश उत्तराखंड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हमारे स्टूडियो में हैं वह शख्स जिन्होंने पिछले 40 सालों से पहाड़ में पानी, पेड़ और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं। विशेषता यह है कि उन्होंने एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया जो सभी की भावनाओं से जुड़ गया। रक्षा सूत्र आंदोलन के आप प्रेरणादाता है। यही वजह रही है कि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इस आंदोलन के कार्यों का संज्ञान लिया। आपने गंगा की सहायक नदियों के जलागम क्षेत्र में लोक सहभागिता से हजारों चाल खाल बनाई है, जो इस राज्य में जल संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई है। जल, जंगल, जमीन के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए लोग आपको पर्यावरण विज्ञानी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं सुरेश भाई। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरेश भाई। थैंक यू। चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं और आज आप अपने विषयों को लेकर क्या क्या महसूस कर रहे हैं। जैसा कि इतना हमने कहा कि आपने इतने लंबे समय से काम किया, तो आज की डेट में आप कैसे महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं दूरदर्शन उत्तराखंड का बहुत आभारी हूँ। आज का जो संदर्भ है उत्तराखंड और पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। आज हम ऐसे दौर में हैं जब कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जलवायु परिवर्तन के दौर में हमें अपने जल, जंगल, ज़मीन को सहेजने का काम पहले से ज़्यादा करना है। हम तो हमारा ये एक बड़ा सौभाग्य है कि उत्तराखंड में ही चिपको आंदोलन हुआ और उत्तराखंड में ही लोगों ने जो है वनों को बचाने के लिए अन्य प्रकार से भी और भी ढंग से काम किया है ताकि चिपको की आवाज़ हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, वो गूंजते रहे। तो उत्तराखंड इसके लिए तो बहुत बड़ा ये है, पूरे देश के सामने उदाहरण है। हम जहाँ भी देश में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई उत्तराखंड के लोग हैं, तो वहीं यहाँ तो चिपको शुरू हुआ है, नदी बचाओ और भी कई सारी चीज़ें शुरू हुई है। और हमने तो गंगोत्री से गंगा सागर तक की भी यात्रा की रक्षा सूत्र आंदोलन के बाद। और हमने सोचा कि भाई हम अब तो ऐसा दौर है कि जब जलवायु परिवर्तन की बात आज के ज़माने में हो रहा है, तो ऐसे कैसे हो कि हम जलवायु को नियंत्रित कर सकें। तो पूरे देश के जो अलग अलग पैकेट है, उस पैकेट्स की जलवायु और वहाँ का जो जल, जंगल, ज़मीन है, उसके रिवाज में बहुत सारा परिवर्तन दिखाई देता है। तो ऐसे दौर में हमको उस क्षेत्र की परिस्थितियों को ध्यान में रख करके, इकोलॉजी को ध्यान में रख करके नीति बनाने की आवश्यकता है। तो आज तो हम उत्तराखंड हिमालय, क्या इंडियन हिमालय रीजन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमको एक हिमालय नीति चाहिए ताकि हम हिमालय में जलवायु को नियंत्रित कर सकें, हिमालय के जंगल, ज़मीन, पानी को बचा सकें। और निश्चित ही सरकार की चिंता जो है इसमें काफ़ी जो है काबिले गौर है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो है इस पर बहुत संवेदनशील रहते हैं। तो ये तो पर जैसे हमने पहले आपका परिचय दिया, उससे थोड़ा जो हमारे दर्शक हैं ना, दूरदर्शन के जो दर्शक हैं, वो ये समझना चाह रहे हैं कि जब आज की जो नई पीढ़ी है जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बार बार ये पूछते हैं कि रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता सुरेश भाई, तो सुरेश भाई कैसे चिपको के बाद 80 के दशक में जब चिपको का साथ एक समझौता हुआ और उसके बाद दोबारा रक्षा सूत्र जैसे पेड़ों पर राखी बांधना, ये इसकी ज़रूरत, बिल्कुल मतलब इसकी आवश्यकता कैसे हुई? बहुत सही सवाल है। देखो, मेरी उम्र तब 13 साल की थी जब हमारे गांव में जो है वो चिपको आंदोलन हुआ था। क्योंकि हमारे गांव में सर्वोदय के लोग सबसे ज़्यादा रहते थे, उसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे और वो बुजुर्ग लोग जो है तमाम हमारे स्कूलों में आते थे और हमको समझाते थे जंगल बचाना, शराबबंदी करना, ऐसे गीत भी गाते थे। घनश्याम सैलानी के गीत गाते थे। उसमें मेरे गांव के धर्मानंद नौटियाल जी, बहादुर सिंह राणा जी, भरपूर नगवाण जी और बाद में बिहारी लाल जी भी आए सेवाग्राम से पढ़ करके। तो वहाँ स्कूलों में एक जन जागरण था। तो चिपको के दौर में हम लोग अपने जंगल में गए, लेकिन हमने बहुत साल बाद जब 1994 में देखा कि भाई 1984 में जो चिपको के साथ जो समझौता हुआ था उसको तो हटा दिया गया। उस पर कार्रवाई जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई जंगल में पेड़ बहुत सूखे हुए हैं। तो हमने एक टीम बनाई। हम उस समय स्कूल ही पढ़ते थे, तो हमको लगा कि हम जंगल में जाएंगे और पता करेंगे कि जब चिपको के साथ जो समझौते हुए थे कि भाई 1000 मीटर से ऊपर जंगल नहीं कटेंगे, अब कटेंगे क्योंकि अब बहुत सूख गए हैं पेड़। तो हमने पता करने, हमारा काम था, हमारा दायित्व था, क्योंकि हम हिमालय के लोग थे। तो हमारे आसपास ही जो है जंगल कटने लगे। हम गए एक टीम के साथ, और टीम में बहुत सारे नौजवान ही थे, कुछ छोटे छोटे नौजवान भी थे, आज बुजुर्ग हो गए मेरे जैसे। तो हम जंगल में गए तो हमने देखा कि वहाँ तो 2500 पेड़ों पर, रयाला जंगल में, टिहरी गढ़वाल के भिलंगना ब्लॉक के रयाला जंगल, जो लगभग 9 से 10 हज़ार फीट की अलग अलग ऊंचाई है वहाँ पर,
इतनी ऊंचाई पर है, और वहाँ राई, खरसू, मोरो और देवदार के जंगलों पर निशान लगे हुए थे। हमने कहा इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे मौके पर क्योंकि इस प्रदेश में तो चिपको हुआ है, तो हम यहाँ पर जो है वो जंगल बचाएंगे। और हम लोगों ने तय किया, हमारी टीम ने और वहाँ की खवाड़ा की, डालगांव की, बूढ़ा केदार क्षेत्र की महिलाओं ने तय किया कि हम लोग पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे। ये नया तरीका होगा। तो क्योंकि चिपको आंदोलन के साथ हम जुड़े थे, तो अब तरीका क्या होगा, तो राखी बांधकर। कुछ लोगों ने कहा कि यार तुम राखी बांधोगे तो महिलाएं तो पेड़ को काटती है, उसकी लॉपिंग करती है, घास लकड़ी पीठ पर ले जाती है, पानी भी लाती है। जंगल का तो हम दोहन करते ही है, दूसरे तरीके से करते हैं, लेकिन उसका विनाश नहीं करते हैं। तो उनका ये तो रुक जाएगा फिर। लेकिन उसमें एक बहन ने कहा, बहुत सारी महिलाओं ने कहा और युवकों ने कहा कि भाई हमारी बहनें जो है वो पेड़ को जो है भाई मानती है, तो भाई के हाथ में तो रक्षा सूत्र बांधते ही है। वो तो हमारा पहले से पारंपरिक हिंदू संस्कृति के अंदर तो राखी बांधने का काम तो है ही, भाई के कलाई पर, हाथ पर। तो हम पेड़ पर इसलिए बांधेंगे कि पेड़ हमें जो है हवा देता है, पानी देता है, मिट्टी देता है, और उसके बदले हम उसको बचाएंगे, उसको ऐसे ही नहीं कटने देंगे, उसका कमर्शियल फेलिंग नहीं होने देंगे। क्योंकि हिमालय में उस समय नारा था कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी गिले से टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। ये 3 नारे थे। जबकि चिपको आंदोलन में दूसरे थे, घास, लाखुड़ और पानी, यहाँ का बिना योजना कहानी। उस समय तो वो बात थी, लेकिन हमको 1994 में ये आवश्यकता पड़ी कि ऊंचाई के क्षेत्र में जंगल बचाने बहुत जरूरी है। मतलब जो कि लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। जैसे कि कई क्षेत्रों में हम लोगों ने अब तक ये समझ लीजिए कि 1994 से लेकर के हमने अब तक करीब 13 लाख पेड़ बचाए हैं, जिसमें अलग अलग प्रजातियों के हैं। अब तक? हाँ, अब तक 13 लाख से अधिक पेड़ हमने बचाए हैं। जिसका कॉमर्शियल फेलिंग होना था, हमने सरकार के साथ मिलकर के उन क्षेत्रों की पहचान की। वहाँ हम हजारों की संख्या में, आज लाखों बहनें हमारे साथ जुड़ी, हम जंगल में गए। उन दिनों सोशल मीडिया कहाँ था? प्रेम पंचोली जी, आप तो इस टीम के सदस्य हैं, रहे हैं किसी ज़माने में, हम सब लोग साथी रहे। आपको तो पता है, आज उस समय न तो कोई सोशल मीडिया था, न कोई उस तरह का कोई ये था, ईमेल भी हम जानते नहीं थे चलाना उस दौर में। उसी दौर में जैसे जैसे हम लोगों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधे और सरकार के साथ मिलकर के हमने काम किया, और उन्होंने भी उस कमी को देखा, और कई सारे वनकर्मी जो है सस्पेंड हुए हैं। उनको पछतावा करना पड़ा कि हमने गलत काम किया। उत्तरकाशी में तो आनंद सिंह नेगी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था हम सबको। आपको तो पता है, आनंद सिंह नेगी फॉरेस्ट कंजर्वेटर भागीरथी बिरद थे, और उस समय के जो विद्याभूषण गौड़, जो उत्तराखंड के जो मुख्य वन संरक्षक थे, उनका बड़ा भारी सहयोग था। तो वन विभाग ने ही सहयोग दिया, वन विभाग को ही हमने बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने एक बहस बहुत ही सकारात्मक उस समय शुरू की थी 1994 में, कि भाई हम जंगल, पहाड़ में ऊंचाई के क्षेत्रों में क्यों जरूरी है। ऊंचाई के क्षेत्रों में जंगल बचेंगे तो ग्लेशियर जिंदा रहेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या जो वर्तमान समय में हो रही है वो आपदा है, और आपदा ऊंचाई से आ रही है। ऊंचाई से ग्लेशियर वाली झील टूट करके निचले क्षेत्र में आ रही है, और धराली और स्याना चट्टी और कई सारे जो गाढ़ गदेरे जो हमारे हिमालय क्षेत्र में जो ग्लेशियर वाली लेक्स है, वो सारे लेक्स में जो अकस्मात जो जल सैलाब बढ़ करके नीचे के क्षेत्र में आ रहा है, और उससे बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसलिए वहाँ जंगल बचाने बहुत ज़रूरी हो गए हैं। निचले क्षेत्र में तो है ही, क्योंकि हम देख रहे हैं बांज के जंगल सब आगे जा रहे हैं, ऊपरी क्षेत्र में खिसक रहे हैं। वैसे ही जो है धीरे धीरे नीचे चीड़ के जंगल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत चिंताजनक है। ऐसे मौके पर राज और समाज के साथ हम संवाद कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये तो आपने एक एडवोकेसी और संवाद की बात की है, लेकिन दर्शक थोड़ा और अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए कि जब आपके बारे में अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो जो रचनात्मक काम है जिससे लोगों को लगा कि हाँ, सुरेश भाई ने ये तब बोला था। अब तो अलग अलग जंगलों में राखी बांधी जाती है, अलग अलग जंगलों में पानी के संरक्षण होते हैं। देखो, मेरे लिए तो वो जो रचनात्मक काम है उसका कोई खास उदाहरण? मुझे आज बहुत खुशी होती है जी कि प्रत्येक वर्ष जो है, खासकर रक्षाबंधन के दिन, बिना किसी घोषणा के और बिना किसी आयोजन के पूरे देश भर में रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 के बाद अखबारों में खबर मिलती है कि उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों ने जो है पेड़ों पर राखी बांधी, राजस्थान में बांधी, उत्तराखंड में तो बांधते ही हैं, और कई सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर से भी खबरें मिलती है, नॉर्थ ईस्ट से भी मिलते हैं, यहाँ तक कि लोग नेपाल में भी पेड़ों पर राखी बांध रहे हैं।
मुझे कई लोग बताते हैं कि भाई ये काम हम भी करते हैं। कई लोग विदेशों में जाकर के जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसका संदेश वहाँ देते हैं। आपको बुलाते हैं? तो हाँ, मुझे तो कई जगह बुलाते हैं, हम तो जाते ही हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन देखो, मुख्य रूप से पेड़ों पर राखी बांधने का काम बहुत भावनात्मक है। और यहाँ मुख्य रूप से जो हमारी जो विकास नीति है, विकास नीति के अंदर जो जल, जंगल, जमीन और जो बाकी जो चीज़ों, जो प्राकृतिक और पर्यावरण को सहेजने का जो तरीका है, उसका एक रचनात्मक संदेश है। उसमें जंगल बचाने के साथ साथ केवल जंगल बचाने से नहीं होगा, बल्कि जंगल यदि बचे हुए हैं तो उसके बीच में हमको जल संरक्षण के काम भी करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली, मैं हाँ, इसी पे आ रहा क्योंकि था जल संरक्षण के काम के साथ ही हमने रक्षा सूत्र जब बांधे तो प्रताप नगर के क्षेत्र में और उत्तर काशी के कई गांव में हमने करीब 400 बड़े बड़े तालाब बनाए, छोटे बड़े तालाब। तब आज भी वो आज भी तालाब जिंदे हैं। आप प्रताप नगर के गांव में जाइए, प्रताप नगर ब्लॉक में, कई भिलंगना ब्लॉक में, बल्कि उससे पहले तो बिहारी लाल जी के साथ लोक जीवन विकास भारती में हम लोगों ने तालाब बनाए और उन्होंने तो करीब 1000 छोटे बड़े तालाब बनाए थे। और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्रताप नगर में ले गए, उत्तर काशी के कई गांव में ले गए और भी जगह ले गए। आज तो मुझे खुशी है कि जगह जगह लोग तालाब बना रहे हैं, तालाब चाल खाल, हाँ, चाल खाल बना रहे हैं। चाल खाल का जो सिद्धांत है वो अब आम जन के बीच आ गया है। और खुशी की बात तो यह है कि जो हमारी सरकारी मशीनरी है, इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया और कहीं ना कहीं वो सब दिखाए। अब वो ट्रेंच बना रहे हैं बारिश के पानी को रोकने के लिए, उसके अलग अलग तरीके। लेकिन हमारा एक मैसेज है कि उत्तराखंड की धरती बहुत संवेदनशील हो गई है, यहाँ कंपन बार बार हो रहा है। तो हम जो भी चाल खाल अब बनाएं उत्तराखंड के ढालदार पहाड़ों पर जी, और जो भी सीधे सीधे पहाड़ जहाँ पर ग्लेशियर के पास हो, चाहे वो बुग्याल घास के पास हो, तो वहाँ पर हम जो बनाएं वो थोड़ा देख करके भी बनाएं। वहाँ की भूगोल ऐसा तो नहीं कि वहाँ कोई खिसक तो नहीं रहा नीचे, तो हमको ये उसमें वैज्ञानिकों के सहयोग की जरूरत है आज की तारीख में। क्योंकि कह रहे हैं कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन के बारे में हमको ऐसी टेक्नोलॉजी की भी जरूरत है ताकि टेक्नीशियन और भूवैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री हमें बता सकें कि अब हमको कहाँ पर पानी संरक्षण की अधिक आवश्यकता है। ये भी जरूरत है, हम महसूस करते हैं इस बात को। लेकिन ये बातें सब रक्षा सूत्र आंदोलन के दौरान और उससे पहले चिपको में जो हम छोटे में जुड़ गए थे, उसी का एक संदेश है, उसकी मजबूती है। फिर जब टिहरी बांध विरोध का आंदोलन हुआ तो उसमें सुंदरलाल बहुगुणा तो हम सबके प्रेरणा स्रोत तो थे ही। पर एक बात और, आपकी बात को मैं रोक रहा हूँ कि जब आपने पेड़ को बचाया, पौधे रोपे आपने, और उसके बाद पानी को बचाने का भी काम किया है, जो आप बार बार कहते हैं कि लोक परंपरा के अनुसार जल संरक्षण का काम होना चाहिए, और आपने किया है। ऐसे हजारों चाल खाल बनाई है, ऐसे कोई उस चाल खाल का कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो मतलब जिसके आप मतलब उस एग्जाम्पल को बार बार कहते हैं कि वो वहाँ ऐसा पानी बचा है, उससे ये बेनिफिट हुए? मैं आपको कह सकता हूँ इस बात को कि जब 1994 में पेड़ों पर हम लोगों ने राखी बांधी और उसके बाद जंगल बचाने का सिलसिला जो वन विभाग और हम लोगों ने मिल करके किया, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो सहयोग दिया, उसके साथ साथ हमने बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण का काम किया जी। और वृक्षारोपण हमने 2 तरह से किया जी। एक तो हमने सरकार की खाली ज़मीन पर जी। जहाँ से लोग घास लकड़ी पानी लाते हैं, उस ज़मीन को ढकने के लिए, वहाँ पर हरियाली की वापसी के लिए हम लोगों ने जंगल लगाए। और प्रताप नगर के कई गांव में ऐसे कई उदाहरण हैं जी। कई उदाहरण ऐसे। मैं आपको बताऊं एक उदाहरण कि तो हमने ये ग्राम वन की जो तौर तरीके हैं पुराने, जो लोग जिस तरह से जंगल बचाते हैं, वो जंगल बचाने का जो लोग काम करते हैं और उसके लिए अपने ये खास जंगल को का प्रोटेक्शन करते हैं, उसके लिए चौकीदारी प्रथा को रखते हैं। वहाँ पर एक चौकीदार होता है और फिर उसको जो है अपने प्रत्येक घर से उसको नगद या अनाज के रूप में जो है मजदूरी मिलती है। उस प्रथा को हमने जिंदा रखने का काम किया। प्रताप नगर के कई गाँव में हमने ऐसा किया। हमने प्रताप नगर के ऐसे मतलब भदुरा पट्टी के गांव, 1 दर्जन भदुरा पट्टी के गांव, और यहाँ तक कि जिस गांव का मैं हूँ बुढ़ा केदार का, वहाँ आगर ये गांव है। अच्छा। आगर ये गांव है, उन्होंने उस समय 1994 में अपना जंगल बचाना शुरू कर दिया था और आज वो बहुत बड़ा भारी बन गया। अच्छा। बांज का जंगल जी। और कई जगह बांज के जंगलों का विस्तार हो रहा है। और कई जगह हम लोगों ने बहुत सारे गांव है जो कि उत्तराखंड में जो नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में, खासकर जलकुर घाटी के जलग्रहण क्षेत्रों में, वो सब कई गांव में जाकर के हम लोगों ने ग्राम वन और उसके साथ वृक्षारोपण हमने लगभग हमारे आज भी 1 लाख से अधिक पौधे जो है हमने लगा करके उसको जो है उसको रोप करके धरती में, वो आज बड़ी बड़ी हो गए, फल दे रहे हैं। आप प्रताप नगर के किसी गाँव में जाएंगे तो वो कोई भी आपको मतलब हमने करीब 100 गाँव में काम किया होगा,
तो वहाँ आपको लोग बताएंगे कि हाँ ये पेड़ तो वो जो पर्यावरण वाले हैं ना, लमगों में रहते थे वो। अच्छा, सुरेश भाई ने पर्यावरण वाले वो पर्यावरण वाले हैं, उन्होंने लगाया था। तो ऐसी चाल खाल तालाब का बहुत सारा उदाहरण जो है हमारे पास है, और वो उदाहरण आज भी वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, लोग उसका। लेकिन चाल खाल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जैसे हैवी रेन हो रही है, तो हैवी रेन से जो धरती में जो मलबा बन रहा है जी, उसमें अवसाद बहुत बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, तो उसको हर साल साफ करने की आवश्यकता है जी। अभी तो स्थिति यह है कि उत्तराखंड में जितने भी ये पुराने चाल खाल तालाब या जो पशुपालकों ने जो चाल बनाई है, जो तालाब बनाए हैं, उन तालाबों में जगह जगह जो है वो मलबा गिरा हुआ है, तो उसको साफ करने की ज़रूरत है। बहुत खोदने की ज़रूरत नहीं, बहुत छेड़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो कैचमेंट एरिया पर है। जो पुराने लोगों ने जो सीमेंट लगा रहे हैं वो जरूरी। सीमेंट लगाना तो चाल खाल समझ लो, आपने उसकी मृत्यु कर दी, आपने उसको मार दिया। यदि सीमेंट लगा दिया, जल स्रोत पर सीमेंट लगाना मतलब हमने जल स्रोत को किल कर दिया, उसको मार दिया। हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर लोग जल स्रोत पर सीमेंट ही नहीं बल्कि कई जगह जो है टाइल लगा रहे हैं, टाइल जी। आप देखो, टाइल और सीमेंट से यदि आप धरती को लेप देंगे, बंद करेंगे, तो उसके अंदर के जो छिद्र है, पोर जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो बंद हो जाएंगे। और जब वो बंद हो जाएंगे तो फिर उसका आना जाना, तो उसका तो सांस बंद हो जाएगा, धरती का सांस जो है पूरे पर्यावरण के साथ नहीं मिलेगा, तो उसका पानी भी जो है कैसे बाहर ठीक से आएगा, वो तो सूख जाएगा। तो वो पानी सुखाने की सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी है कि टाइल लगाओ और उसमें जो है सीमेंट लगाओ। और पानी बचाना है तो टाइल और सीमेंट से हमको दूर रखना पड़ेगा जल स्रोतों को। और हमने इसके उदाहरण प्रस्तुत किए। हमने टिहरी गढ़वाल के कई गांव में हमने ऐसा काम किया कि हमने वहाँ के जिला प्रशासन को भी बताया था। आज से 1994, 95, 96, 97 से लेकर के 2000 के दौर में, तब उत्तराखंड राज्य आंदोलन की लड़ाई भी लड़ रहे थे, और उस दौर में हमने बताया कि भाई देखो, ये जो भी चाल खाल और तालाब हमको नए बनाने हैं उसमें सीमेंट नहीं लगाना है, उसमें जो पत्थर है वहाँ पर पड़े हुए पत्थर की दीवार, और उसमें क्रेट वाल, क्रेट उस पर चिपकाने हैं, उसमें वायर चिपकाना है ताकि वो खिसके ना, नीचे बारिश हो तो नीचे न खिसके, और उसके चारों ओर वेजिटेटिव ग्रोथ को हमको डेवलप करना है, मतलब हरियाली को डेवलप करना है, पेड़ लगाना है, घास लगाना है, झाड़ियाँ लगाना है। इस तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहा। आज मुझे बहुत खुशी है कि कई जगह इसके उदाहरण लोगों के सामने दिखाई देते हैं। अच्छा, कैसा आपने यूपी के ज़माने से काम शुरू किया है? 94 में एक तरफ उत्तराखंड आंदोलन बहुत सड़कों पर था, दूसरी तरफ राज्य बनने के बाद भी आप लगातार इसी काम को कर रहे हैं, पेड़ बचाना, पानी बचाना, लोगों के पास बार बार जाना। ये कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मतलब आज ये तो असल में हमारी मन की इच्छा है। हम स्वैच्छिक लोग हैं, हम मनुष्य हैं, हम प्रकृति की गोद में रहते हैं। हमारा जन्म जो है इस धरती माता के बीच में हुआ है, हमारी माँ ने हमें जन्म दिया। हमको लगता है कि हमारे सामने की जो चीज़ है, हरियाली जो चीज़ है, जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया दिखाई दें, वो जो बीमार ना हो, वो उनको स्वच्छ हवा मिले, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमको लगता है कि हमको तो पहले से लगता है, उसके लिए हमको नहीं लगता है कि कोई सम्मान इत्यादि जैसी कोई बात है, बल्कि हमारा कर्तव्य है। ये हमारा पागलपन है कि हम उस काम में लगे रहते हैं, और ये कोई गलत नहीं है। ये हमको लगता है कि हमारे जीवन भर का काम है। हम जब तक रहेंगे तब तक हम यही काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश के ज़माने में तो ये था कि भले उस समय आवाज़ बहुत दूर तक तो पहुंचाना बहुत कठिन होता था, आज तो ये है कि हमने कुछ कह दिया तो देहरादून तक वो आवाज़ पहुंची जाती है किसी भी तरह। ये बड़ी बात है। तो ये देहरादून, मतलब हम लोगों ने जब बहुत सारे कार्यक्रम उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद शुरू किए तो उसका संदेश पहुंचा है। जैसे हमने रक्षा सूत्र आंदोलन के साथ साथ हमने नई जल नीति के लिए एक जो है मसौदा तैयार किया। उसमें आप सब लोग थे, उसमें देहरादून के कई स्वैच्छिक संगठन थे, कई सारे लोग मिले हुए थे। तो हम सब लोगों ने एक मिला जुला एक दस्तावेज जो है ND तिवारी सरकार को दिया था। उन्होंने उसका बड़ा जो है प्रसन्न हुए हो, उन्होंने कहा बहुत अच्छा दस्तावेज है। भले उन्होंने उसका इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन वो आज उसका प्रयोग हो रहा है। लोग कहीं ना कहीं उसके शब्दों पर काम तो है, दिखाई देता है, लेकिन अभी बहुत गहराई से आगे बढ़ना पड़ेगा। मतलब बढ़ना चाहिए और बढ़ रहा है। पर उत्तराखंड में आपको पता है कि जंगल ज़्यादा हो गए हैं, क्या ये बात सच है? और लगातार आप तो काम करते हैं। नहीं, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं सुझाव देता हूं, और जंगली जानवरों का खतरा भी मैं आपको सुझाव देता हूं कि जंगल यदि ज़्यादा होते तो जंगली जानवर गाँव में नहीं आते। जंगलों के अंदर यदि बायोडाइवर्सिटी होती, जैव विविधता होती, वहाँ फल होते, वहाँ फूल होते, वहाँ पर जो धरती के अंदर जो कंद मूल फल होते हैं वो वहाँ जिंदे होते, तो बाघ जो हमारे गांव में नहीं पहुँचता। भले ही जो है वो ये बड़ी चिंताजनक है। ये
मतलब ये विषय जो है सोचने का है कि गांव के बीच में ये हलचल है। गांव वाले कहते हैं कि जहाँ जहाँ बाघ का आतंक है, हमारे राज्य में 500 से अधिक गांव में बाघ का आतंक है, 500 से अधिक गांव में। अच्छा। तो 500 से जो हमारे वो गांव है, वो गांव वाले कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ बाघ जो है वो बाहर से कोई छोड़ लेता है, मतलब आक्षेप है संबंधित विभाग पर। कहते हैं कि भाई उन्होंने यहाँ पर हमारे गांव में बाघ छोड़ दिया। तो ये बाघ छोड़ने की जो प्रक्रिया है ये गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए कि देखो जो वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है, प्राकृतिक संपदा में यदि कहीं बाघ का आतंक लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है तो हमारा एक सुझाव है कि वन विभाग को अपनी एक पुलिस बनानी चाहिए, और जो महिलाएं जंगल में घास काटने जाती है उनको बचाने के लिए बिल्कुल उनके साथ जाना चाहिए जंगल तक, और या तो बाघ का प्रबंधन गांव के लोगों को उसकी पूरी जिम्मेदारी देनी चाहिए। बाघ और आग ये सबसे बड़ा संकट है हमारे पर्यावरण पर इस समय, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि बाघ मनुष्यों को सीधे खा रहा है, खासकर महिलाओं को। बेचारी गरीब महिलाएं गई थी जंगल घास काटने, उसकी इच्छा है कि मुझे शाम को अपने बच्चे के पास आना है, उसको जो है वो अपने बच्चे को खाना खिलाना है, घास ले जाना अपने भैंस को देना है, और पता चला उसकी लाश घर में पहुंच गई, उसकी डेड बॉडी पहुंच गई। तो कितना दुखद होता है, कितना ये सब होता है ये। और इसके लिए मुआवजा राशि जो तय भी है उस पर उसका कोई मतलब नहीं होता। मुआवजा राशि से अच्छा हो कि लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाए। जो बाघ प्रभावित क्षेत्र है, वन विभाग उसके लिए वन पुलिस बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर पिछले 35 से 40 साल, लगभग 40 साल का आपका सफ़र है, और बहुत कम शब्दों में हमने आपसे जानने की कोशिश की है। इस 40 साल के सफ़र में एक अनुभव तो आपका बड़ा सुखद रहा होगा इस मोमेंट को लेकर के कि चलो ये हुआ और अच्छा है, और एक कोई ऐसा दुखद अनुभव है, दोनों को आप शेयर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा कि दर्शकों को भी लगेगा कि संकट भी आते हैं काम करने में। हाँ बिल्कुल प्रेम पंचोली जी, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। असल में रक्षा सूत्र आंदोलन जब हमने शुरू किया था तो हमने प्रताप नगर से अपना काम किया था। हमने कहा था कि हम एक तरफ पानी को बचाएंगे, जंगल को बचाएंगे, और पानी बचाने के लिए चाल खाल बनाएंगे, और जंगल बचाने के लिए पेड़ों पर राखी बांधेंगे। तब से लेकर के और हम जब 2008-9 तक पहुँचे तो हम लोगों ने नदी बचाओ अभियान शुरू किया। उससे पहले जो है वो अलग अलग नीतिगत, जब नया राज्य बना तो हमने जल नीति, वन नीति और कई सारी नीतियाँ राज्य सरकार को दी और वो सुझाव के तौर पर दी। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी कि जो हमने जो लोक नीतियाँ बनाई उससे हमें बोलने का एक हमारे पास एक टूल हमें मिल गया। हमारी शब्दावली जो है, हम कैसी नीति चाहते थे वो हम ढंग से बोल पाए। वो लोगों के साथ और विश्वविद्यालयों के साथ जो हमने बहस किया, और उस बहस के बाद उसमें डॉक्यूमेंटेशन तो आप ही का मुख्य रूप से हम सब लोग मिलकर के किए, लिखा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन हमारा आज उसके आधार पर हम बात करते हैं। उसमें जो आंकड़े हैं वही हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। उसी के चलते आप देखिए कि जब जो है 2014 और 15 में, मतलब करीब 6 महीने तक हमने गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर की यात्रा की, और वो हमारे लिए बड़ा सुखद और भी अनुभव था। और उस अनुभव के दौरान उसका मतलब ये था कि उस यात्रा का कि भाई हमको हिमालय के जंगल, पानी की रक्षा के लिए हमको अलग हिमालय नीति चाहिए। तो हमने हिमालय का एक दस्तावेज, और उस पर 50,000 से अधिक लोगों ने दस्तखत किए, और दस्तखत किए तो हमने प्रधानमंत्री जी के दफ्तर तक पहुंचाए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे। और हमको जो है वो उस समय जो नीति आयोग बना था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नीति आयोग की पहला जो उसका बनी रहा था तब, और वहाँ के जो अफसर थे हमें ठीक लगा कि भाई चलो ये लोग, और तब हमें और खुशी हमारी हुई कि भाई जब जो है वो पार्लियामेंट में रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बाकायदा बहस कराई। आपको तो पता है हम लोगों ने पोखरियाल जी को, और उस समय जो सतपाल महाराज जी और हमारे 5 सांसद थे उत्तराखंड से, हमने ओपन लेटर दिया था उनको, कहा था कि भाई आप पार्लियामेंट में बहस कराइए, उन्होंने कराई। लेकिन हमें तब बड़ी चिंता हुई कि जब आज बहुत आपदाएं आ रही है, उसके बाद हमको अलग हिमालय नीति की आवश्यकता है, क्योंकि हिमालय का विकास, हिमालय के जो प्राकृतिक संसाधन है, ये तभी बचेंगे जब हम यहाँ की भूगोल, यहाँ की जो संकरी और छोटी जो भौगोलिक संरचना है, यहाँ की जो जियोलॉजी है, उसको ध्यान में रख करके हम यहाँ की अलग से पृथक विकास नीति बनाएंगे। क्योंकि गंगोत्री में जो विकास की जो प्रक्रिया है वो देहरादून के जैसे नहीं चल सकती है, वैसे हमारे 4 धाम में है। तो ये मौका है हमारे सामने सोचने का कि एक चिंता है कि जिसको लगता है, लेकिन हमको एक कई सारे उपेक्षाएं भी बहुत झेलनी पड़ी। असल में ये जो जीवन है ये तो 4 चीज़ से चलता है सामाजिक कार्यकर्ता। एक तो उपेक्षा है, एक अपमान है, एक अलगाव और एक अशोक। चारों चीज़ें हमारे जेब में रहती है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता इसमें, इस काम में और कुछ, ये 4 ही चीज़ मिलती है। पर मैं कहीं और मुझे बहुत जगह मिली ये चीज़, क्योंकि एक जगह तो हमारी बहुत पिटाई हुई
जी। वहाँ जब हम चौरंगी खाल में जंगल बचाते थे, ये 1997 की बात है, तो हमारे जंगल में बहुत पिटाई हो गई, हम बड़े बाल बाल बच गए। मेरे साथ जो किशोरी लाल भट्ट था, हाँ, मैं कहीं पढ़ रहा था कि हाँ हाँ, वो भी मतलब उसने बड़ी मुश्किल से हम जान बचा करके आए। एक और जगह भी हमारे साथ मारपीट रात को हुई धौतरी में। और हमारी एक बहन संगीता डोभाल रात को ट्रक पर बैठी रही, रात भर, एक अकेली लड़की जो है वो ट्रक पर बैठी रही और लम्गों तक उसने ट्रक को लम्गों से आगे नहीं जाने दिया। मैं उस दिन वहाँ नहीं था, मैं बाहर था कहीं, लेकिन उन्होंने लकड़ी का ट्रक जो है रोक करके रखा। और मैंने जब सुना कि अरे ये लड़की जो, ये तो छोटी है अभी, और इतनी उसके अंदर कैसी ये साहस आया, तो मैंने उसको पूछा कि बोली तुम्हारा कैसे, ये तुम कैसे रहे? उनका नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपकी प्रेरणा थी। तो मुझे खुशी है भाई, मेरी जो भी प्रेरणा रही होगी, लेकिन जलकुर घाटी की बहनों की, जिसमें उमा बिष्ट, अनिता बिष्ट, गंगा चौहान और हमारे बहुत सारी बहनें, जो वहाँ पर भरपूर गांव की बहनें, हमारी जो है बहुत सारे जो लोग थे वहाँ, दर्जनों बहनें थी जलकुर घाटी की, उनका बहुत बड़ा योगदान था इस काम में। और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जैसे हमारे साथी हैं, उन्होंने बहुत इसमें काम किया है। आपने काम किया, उत्तराखंड वन अध्ययन जन समिति, जब हम लोगों ने उत्तराखंड के वनों का अध्ययन किया तो उस समय तो आप भी थे। उसमें तो ये था कि हम सरकार को बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर जंगल किस आधार पर काटे गए, और बाकायदा उसकी जांच को सरकार ने संज्ञान में लिया। और कई बार वन और पर्यावरण मंत्रालय को, और आज भी हम जब पत्र भेजते हैं तो हमारे पत्रों पर तो संज्ञान लेते हैं। अब वो अलग बात है कि कार्रवाई कैसी होती है कैसी नहीं होती है, लेकिन एक संवाद हम बना पाए हैं। अब तक हमारी सिर्फ इतना ये है कि हम जिस बात को कह रहे हैं उस बात का एक संवाद है। अब उस पर कितना आगे हम बढ़ पा रहे हैं, ये तो आप जानते हैं कि ये तो पूरा वैश्विक मुद्दा या अलग अलग व्यवस्थाओं का मुद्दा बन जाता है, इसलिए कभी कभी हम आपसे किनारे लगता है अलग कि थलग पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करने की दोबारा भी ज़रूरत है, क्योंकि इतने कम समय में हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और बात है जो हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं? देखो, अभी तो आजकल हमारा एक ही काम है कि जो उत्तराखंड में जो आपदाएं है जगह जगह, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं जी। और हमने 2023, 24 और 25 में जो आपदाएं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आई, इसका हमने व्यापक अध्ययन किया है और इसकी पहली रिपोर्ट हम निकाल भी चुके हैं। दूसरी रिपोर्ट हम निकालने वाले हैं। हमने 15 सितंबर 2025 को देहरादून में भी मीटिंग की थी, जिसमें हमने जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी को बुलाया और हमने जो है एक पीपुल फोरम बनाने की बात करी है। अभी भी हम एक यात्रा करेंगे और उत्तराखंड में जो आपदाएं, और आजकल हमने अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने प्रधानमंत्री जी को, सड़क और राजमार्ग मंत्रालय को और क्या कहते हैं वन और पर्यावरण मंत्रालय को, सबको हमने एक पत्र दिया और उसमें 12 बिंदु है कि हम उत्तराखंड में या इंडियन हिमालय रीजन में आपदा न्यूनीकरण के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। तो 12 जो है, कई जगह वो पत्र प्राप्त हो चुके हैं। हमने अपने जो हमारी जो माननीय अदालतें हैं उनको भी हमने भेजा। हमने कहा कि भाई देखो, मिल करके राज, समाज और न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका का बहुत बड़ा हाथ है। न्यायपालिका ने आज कह दिया है कि भाई हमारी जो कहीं ना कहीं हम मनुष्यों द्वारा जो किया जा रहा है वो आपदा का कारण बन रहा है, तो वो न बने, तो उसके लिए तो हमको सबको मिलकर काम करना पड़ेगा ना, मिलकर सोचना पड़ेगा। मिलकर काम करना पड़ेगा। और चलते चलते मुझे लगता है कि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्या संदेश सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए, क्योंकि 40 साल का सफ़र कम नहीं होता सुरेश भाई, और आप कोई क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को और पूरे राज्य को? हमारा संदेश है कि उत्तराखंड के लोग सबसे बड़े भाग्यशाली भी हैं और देश के सामने एक चुनौती भी खड़ी करते हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के जब टिहरी जैसे विशालकाय बांध के खिलाफ उत्तराखंड के लोग खड़े थे, तो उस समय यह था कि हम हिमालय के विकास की तरफ बढ़ेंगे, हिमालय विकास के मॉडल पर हम चिंतन मनन करेंगे और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कार्रवाई करेगी, उसके अकॉर्डिंग हिमालय के लिए अलग नीति बनाएंगे। आज के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सबका संदेश है कि हम जहाँ भी हैं, हम हिमालय के लिए जो है शपथ ग्रहण करते हैं कि हम हिमालय को बचाएंगे। इसलिए हिमालय को हम तभी बचा पाएंगे जब हिमालय के जो भौगोलिक संरचना, यहाँ का जो पर्यावरण है संवेदनशील, यहाँ का जो हिमालय जोन 4-5 में है, उसके अनुसार हमारी विकास नीति, विकास शैली, हमारे जीवन की शैली भी बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि यदि हम उस तरह से हिमालय के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे और केवल बात करेंगे कि हिमालय बचाओ, तो उससे तो हिमालय नहीं बचेगा। बिल्कुल, जैसे सुरेश भाई ने कहा कि हिमालय को बचाने के लिए हमको हिमालय के जैसे बनना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई, आपका हमने अमूल्य समय लिया है। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।